हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है भाई। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और जो लोग मैथ के 3 प्रैक्टिस सेट यानी पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जा करके पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ओके, और ये प्रैक्टिस सेट जो है ना पेपर 2 वालों के लिए है भाई, वो भी साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल, ठीक है, डिटेल्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व होगा। हम लोग मिल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, विषय चरघातांकी का उपयोग छोटी संख्याओं, छोटी नहीं छोटी होगा भाई, ठीक है, यहाँ छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने में करना के अंतर्गत नीचे दिए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए भाई, उल्लेख किया गया है, आगे भी पढ़ लेते हैं। उपरोक्त उदाहरणों का उपयोग प्रत्येक उल्लिखित संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने में किया गया। ऐसे उदाहरणों का उपयोग, चलिए भाई देखते हैं। देखिए क्या है, प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और दूसरा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और तीसरा है कंप्यूटर चिप पर लगे तार का व्यास 0.00003 मीटर है। ठीक है, आगे है पादप कोशिका का साइज 0.000 मतलब 401275 मीटर है। ओके, तो बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। कक्षा में उन छात्रों जो विज्ञान में अधिक रुचि लेते हैं का ध्यान अपनी ओर करने का प्रयास है, या फिर शिक्षक द्वारा कक्षा में तीव्र बुद्धि वाले छात्रों की पहचान करने में सहायता करता है, या फिर संख्याओं के परिशुद्धता पहलू को दर्शाता है, या फिर अंतर विषयक उपागम को प्रतिबिंबित करता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अंतर विषयक उपागम को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, गणित एक आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है। ठीक है, गणित एक आगमनात्मक प्रायोगिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत शिक्षण विषय को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सुस्पष्ट करते हुए चलना अंतर विषयक उपागम को प्रतिबिंबित करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार रैखिक समीकरण का प्रदर्शन इसे हल करने की तकनीक तथा रैखिक समीकरण युग्म आत्मसातकरण है, या फिर रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघाती समीकरणों की अवधारणा का अधिगम समायोजन समस्या है, या फिर रैखिक समीकरण का परिचय इसे हल करने की अधिगम तकनीकी आत्मसातकरण है, एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है, या फिर रैखिक समीकरण युग्म का परिचय तथा इसे हल करने की तकनीक आत्मसातकरण है, एवं इसे रैखिक समीकरण के मूलों से संबंध करना समायोजन है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है, एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। ओके, जीन पियाजे के अनुसार
रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है। ठीक है, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है भाई? रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकन के लिए, या फिर राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हेतु छात्रों के चयन के लिए, या फिर केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, या फिर केवल संकलित मूल्यांकन के लिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। ठीक है, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, बताइए भाई, एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या? स्कूलों में गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना है और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है, या फिर स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक गणित पढ़ाना है और उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना, या फिर स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक प्रणाली और उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना है, या फिर स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिकलन सिखाना और उच्चतर मापन सिखाना है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। स्कूलों में गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतम उद्देश्य समस्या हल करने के कौशल को विकसित करना है। ओके, एक बार फिर सुन लीजिए। स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना है। ठीक है, संकीर्ण उद्देश्य मतलब स्कूलों में संकीर्ण उद्देश्य का मतलब है कि संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, और उच्चतम उद्देश्य का मतलब है कि समस्या हल करने के कौशल को विकसित करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं। द्वारा जिस संज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है, क्या है भाई? बताइए। विश्लेषण करना, याद करना, सृजन करना, समझना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सृजन करना। ठीक है, भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाना एक सृजनात्मक कार्य है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो शिक्षकों द्वारा किसी रैखिक समीकरण जैसे 2x - 6 = 10 को हल करने में उपयोग किए गए उपागमनों को पढ़िए। चलिए भाई, पढ़ते हैं। क्या ही करेंगे, सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलिए देखते हैं। देखिए, शिक्षक ए, शिक्षक बी। ठीक है, शिक्षक ए क्या कहते हैं
6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए, ठीक है, 6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए। और शिक्षक बी कहते हैं समीकरण में समानता सदैव बनी रहती है। और शिक्षक बी फिर से क्या कहते हैं, 6 का चिन्ह परिवर्तित करके 10 में जोड़िए। और शिक्षक बी कहते हैं अतः दोनों पक्षों में समान संख्याओं के साथ समान प्रचालन समानता बनाए रखने के लिए किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सी है, शिक्षक ए कहते हैं आपको प्राप्त होगा 2x बराबर 16। और शिक्षक बी कहते हैं अतः 2x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 10 प्लस 6 अथवा 2x बराबर 16। शिक्षक ए कहते हैं 2 को दूसरे पक्ष में ले जाइए और विभाजित कीजिए। ठीक है, और शिक्षक बी कहते हैं 2x अपान 2 बराबर 16 अपान 2 यानी 8। और शिक्षक ए कहते हैं x बराबर 8 प्राप्त कीजिए। ठीक है, 2 को दूसरे पक्ष में ले जाइए और विभाजित कीजिए और x बराबर 8 प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब दोनों के कथनों को यहाँ पर देखना भाई। यह प्रेक्षित किया जा सकता है कि शिक्षक ए प्रत्यात्मक ज्ञान पर केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक बी कार्यविधि द्वारा ज्ञान पर। ठीक है, कार्यविधि द्वारा ज्ञान पर। और शिक्षक ए तथा शिक्षक बी यंत्रीय समझ पर केंद्रित होते हैं, या फिर शिक्षक ए यांत्रिक समझ पर बल देता है जबकि शिक्षक बी संबंधी समझ पर। या फिर देखिए शिक्षक ए संबंधी समझ पर बल देता है जबकि शिक्षक बी यांत्रिक समझ पर। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षक ए जो है ना वो यांत्रिक समझ पर बल देता है जबकि शिक्षक बी संबंधी समझ पर बल देता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों को किसी मकान का निम्नलिखित नक्शा दिया गया है। देखिए भाई नक्शा देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए कथन क्या कहता है। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे ज्ञात करें प्रत्येक कमरे का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। और दूसरा ऑप्शन है मकान का कुल परिमाप और उसका कुल क्षेत्रफल। उपरोक्त क्रियाकलाप को शिक्षक रचनात्मक मूल्यांकन के कार्य के रूप में ले सकता है क्योंकि विद्यार्थियों को यह कार्य रोचक लगेगा तथा वे एक दूसरे की शांति भंग नहीं करेंगे, या फिर यह कार्य गणित की परीक्षा के प्रति भय को दूर करेगा, या फिर इस कार्य के द्वारा शिक्षक आसानी से सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को 40 मिनट तक व्यस्त रख सकता है, या फिर विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप क्षेत्रफल आदि की बीमाओं परिकलनों सूत्रों के ज्ञान से संबंधित समझ का निदान करने में शिक्षकों की सहायता करेंगे। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप क्षेत्रफल आदि की बीमाओं परिकलनों सूत्रों के ज्ञान से संबंधित समझ का निदान करने में शिक्षकों की सहायता करेंगे। सॉरी, विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप क्षेत्रफल आदि की बीमाओं परिकलनों सूत्रों के ज्ञान से संबंधित समझ का निदान करने में शिक्षकों की सहायता करेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित की जा सकती है। उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 5607 यानी 5607 से घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। या फिर 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या में पौधे हों जितनी संख्या पंक्ति की है। पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर उस न्यूनतम वर्ग संख्या को ज्ञात कीजिए जो संख्याओं 4, 9 तथा 10 प्रत्येक से विभाजित हो। या फिर 25,600 के वर्गमूल की गणना कीजिए। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या में पौधे हों जितनी संख्या पंक्ति की है। पंक्ति की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह एक वर्गमूल का एक अच्छा उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई छात्र लिखता है 10 सेंटीमीटर अपान 12 सेंटीमीटर बराबर 5/6 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 15 मीटर बराबर 1000 मीटर। यह छात्र क्या भाई, यह छात्र भिन्नों को लघुत्तम पद में सही ढंग से बदल सकता है और सही मात्रक लिख सकता है। या फिर मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। या फिर अनुपात के साथ मात्रक लिखने की सदैव लेखन संबंधी त्रुटि करता है। या फिर मात्रकों और उनके रूपांतरण का अच्छा ज्ञान रखता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि कोई छात्र लिखता है कि 10 सेंटीमीटर अपान 12 सेंटीमीटर बराबर 5/6 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर अपान 15 मीटर बराबर 1000 मीटर के, तो यह छात्र मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल आगे भाई। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान है। बताइए भाई कौन सा मान है। जोड़ना है और कुछ नहीं करना भाई इसमें। चलिए जोड़ देते हैं फटाफट से। देखिए 0.001, ठीक, फिर क्या है 1.01, फिर क्या है 0.11। ओके, देखिए भाई दशमलव को एक सीध में रखना है। ठीक है, दशमलव के दाएं साइड में जो अंक है उसे दाएं साइड में लिखना है और जो बाएं साइड में है बाएं साइड में लिखना है। चाहे वो छोटे बड़े अंक क्यों ना हो, मतलब कि ज़्यादा हो या कम संख्या में हो, उससे कोई मतलब नहीं। दशमलव जो है एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब देखिए 1 आ जाएगा यहाँ पर। 1 मिनट भाई, 1 आ गया और क्या है 1 1 2 2 आ गया, 0 0 1 1 आ गया, 0.1। ठीक है,
1.121। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, कुछ नहीं करना था भाई, सिर्फ जोड़ना था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी आसान है। वर्ष 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है? बताइए भाई, कौन सी संख्या? आपको हम बता दे रहे हैं पहले ही। देखिए 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन, ये हम लिख दिए, मतलब मिलियन समझ लीजिएगा भाई, लिख दे रहे हैं भाई पूरा। 1 मिलियन बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गए भाई, 10 लाख के। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख के, तो 30.3 मिलियन बराबर 30.3 मिलियन बराबर, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, गुणे 30.3। ओके, अब क्या करना है? सीधे आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 3 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो, यही आपका आंसर है भाई। तो ये आंसर किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है भाई, इसको याद रखिएगा, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन इजी ही आते हैं भाई मैथ का, मैथ पेडागोजी मैथ का, लेकिन हम लोग ना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब कुछ तनाव फील करते हैं जिसके कारण जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता, बल्कि इससे तो बेटर है ना कि क्वेश्चन जो है, जब माइंड कंसंट्रेट ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन या मैथ जो है सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा भाई। एग्ज़ाम में जाने के बाद तो ऐसे ही हालत ख़राब हो जाती है अच्छे की। ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोग जो होते हैं ना घबराहट फील करते हैं या फिर डरते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कोई दिक्कत नहीं, बिंदास जाओ, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देकर आओ। ठीक है, अरे इसमें डरने की क्या बात है? डरने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, लड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसलिए जी जान लगा दो, खूब लड़ो जब तक सीटेट का पेपर क्लियर ना हो जाए, और ऐसा लड़ो कि एक ही बार में फोड़ दो पेपर को। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं भाई। देखिए लिखा है, यदि a की पावर क्यूब बराबर 1 + 7 और 3 की पावर 3 बराबर 1 + 7 + b और 4 की पावर 3 बराबर 1 + 7 + c, जहाँ a, b और c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, तब a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए a की क्यूब बराबर 1 + 7। ठीक है, अब देखिए a की क्यूब बराबर 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया ना। अब हम 8 को 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, आप लोग बताइएगा। a की क्यूब बराबर 2 की पावर क्यूब और a बराबर 2। ठीक, अगर a की पावर क्यूब है तो हम 8 को 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं ना, तो a बराबर 2 आ गया।
ओके, अब उसी तरह से बी वाला करना है। देखिए 3 की पावर 3 बराबर 1 + 7 + बी, यही है ना, कुछ नहीं करना है भाई। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 बराबर 8 + बी, ठीक है, 27 बराबर 8 + बी। अब b इस साइड आ जाएगा तो 27 उधर जाएगा 8 की तरफ, तो 27 - 8, ओके, 27 - 8 तो कितना बचेगा भाई, b बराबर 19, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, a बराबर कितना आया है 2 और b बराबर कितना आया है 19। एक मिनट, a बराबर 2 और b बराबर 19, इसको याद रखिएगा, अभी काम पड़ेगा इसका भाई। देखिए अब इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं चलने वाला अगर इसे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अब c का निकालना है। c का 4 की पावर क्यूब बराबर 1 + 7 + c, यही है ना। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 बराबर 8 + c, यही होगा। अब c बराबर, c इधर आ जाएगा तो c बराबर 64 8 की तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 64 है भाई, सॉरी, देखिए हम भी क्या लिख रहे हैं, 64, 64 - 8, ओके, तो कितना हो जाएगा अब आ जाएगा c बराबर 56 के, ओके, इतना हो गया। अब देखिए a बराबर 2 आया था, b बराबर 19 आया था और c बराबर 56 आया है, ठीक है। अब कहा क्या है a + b + c का मान क्या होगा, तो अब जो है देखिए a + b + c बराबर 2 + 19 + 56, ठीक है। आप लोग जानते हैं a बराबर कितना आया था 2 आया था, b बराबर 19 आया था और c बराबर 56 आया था। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 77, ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के योग के बराबर हो। उदाहरणतया 28 एक संपूर्ण संख्या है क्योंकि 28 बराबर 1 2 4 7 14 है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, बताइए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा संपूर्ण संख्या भाई, पहले हम लोग 6 को लेते हैं। देखिए 6 बराबर 1 2 3, जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6, 6 ही संपूर्ण संख्या भाई, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बताइए भाई, कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बताइए। ऑप्शन ए सी बी डी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, निकालो भाई पूर्ण वर्ग संख्या, जल्दी निकालो। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई, 54 85 43 24 1, क्योंकि ये जो है ना 23
42 का वर्ग है। ठीक है, 23 42 1 का वर्ग है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए भाई, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ओके, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। न्यूनतम संभव योग पूछ रहा है भाई। ठीक है, देखिए कैसे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, ऐसी संख्याओं का युग्म होगा 8 गुणे 3, मतलब 8 त्रिक 24, फिर 6 गुणे 4, 6 चौक 24, 12 गुणे 2, 12 दूनी 24। ठीक है, हो सकता है ना, परंतु दोनों का योग करने पर, अब दोनों का योग करते हैं भाई, 8 + 3 = 11। ठीक है, और 6 4 10, 6 + 4 = 10 के, और 12 + 2 = 14 के। तो क्या पूछा भाई, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग। न्यूनतम क्या है भाई, 10 है ना, सबसे कम है 11 और 14 तो ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 10। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 + 16 अपान 3 की पावर 500 + 2 का मान। चलिए भाई देखते हैं। देखिए 300 मतलब 3 का पावर 502 माइनस 3 का पावर 500 + 16 अपान 300 का पावर 3 का पावर 500 + 2। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 500 इंटू 3 पावर 2 - 1 + 16 अपान 3 की पावर 500 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए आगे, यहीं पर लिख रहे हैं भाई, 3 की पावर 500 ब्रैकेट में 3 त्रिक का 9 - 1 + 16 अपान 3 की पावर 500। ठीक है, 3 की पावर 500 + 2। अब इसके आगे देखिए, देखिए 3 की पावर 500 ब्रैकेट में 9 - 1 + 16 अपान 3 की पावर 500 + 2, इतना हो गया था। अब इसके आगे देखिए, देखिए इसके आगे आ जाएगा 8। ठीक है, एक मिनट भाई, छोटा लिखें नहीं तो आएगा नहीं। इसके आगे आ जाएगा 8 और 3 की पावर 500 + 2 अपान 3 की पावर 500 + 2। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको काट देंगे हम, 3 की पावर 500 + 2 को 3 की पावर 500 + 2 से काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
देखिए क्वेश्चन है, यदि 800 यानी आप इसे कह सकते हैं 8,08,80, ठीक है, बराबर 8 गुणे 10 की पावर x प्लस 8 गुणे 10 की पावर y प्लस 8 गुणे 10 की पावर z, जहाँ x, y और z पूर्ण संख्याएं हैं, तब x प्लस y प्लस z का मान। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 10 की पावर घात क्या रखा जाए कि 8,08,80 पुनः प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 8,08,80 भाई, ठीक है, बराबर 8 गुणे 10 की पावर 5, ठीक, 8 गुणे 10 की पावर 5 प्लस 8 8 गुणे 10 की पावर 2 प्लस नीचे लिख दे रहे हैं भाई 8 गुणे 10 की पावर 1। ठीक, इन सबको आप जोड़ लेंगे ना, 8 गुणे 10 की पावर 5 है तो ये 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, और ये 800 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो आपका 8,08,80 आ जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है तो जोड़कर देख लीजिए, क्योंकि हम जोड़ चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, तब x y z का मान क्या होगा। तो x y z, x के स्थान पर क्या है भाई 5 है, तो 5 प्लस y के स्थान पर क्या है भाई 2 है, 2 प्लस z के स्थान पर क्या है भाई 1 है, 1। ठीक है, अब 5 2 7 1 8 8 हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड भाई, चलिए देखते हैं। देखिए x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब x स्क्वायर नहीं भाई, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब x की पावर 4 को हम लोग x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर, 1 की पावर 4 मतलब पावर 4 बोल रहे हैं भाई, 1 की पावर 2 माइनस x की पावर 2। ओके, इतना हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या होता है भाई, स्किप करते हैं इसे। अब उसके बाद देखिए कितना था, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर है भाई। ठीक है, एक मिनट, देखिए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल। ठीक है, इतना हो गया था। अब हम लोग लिखेंगे एक ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद फिर देखिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं भाई एक्स, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं। अब इसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई इसमें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक मानचित्र का स्केल 1:10,000। ठीक है, 1:10,000 दिया है। मानचित्र पर एक जंगल को 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर की माप के एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में है। क्या है भाई, चलिए निकालिए। निकालते हैं भाई। देखिए मानचित्र का स्केल, मानचित्र का स्केल बराबर, मानचित्र का स्केल बराबर 1:10,000। ठीक, और 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर के 1 लाख के। ठीक है, 1 लाख के 1.0 सेंटीमीटर बराबर अब क्षेत्रफल, एक मिनट, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हम लोग लिखेंगे, देखिए 10 गुणे 10,000 गुणे 100 गुणे 10,000, 10,000 अपान 1 लाख, 1 लाख गुणे 1 लाख। ठीक, यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर है भाई, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अब मुस्कुराते हुए काट दीजिए सबको। देखिए 0 से 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, इधर भी 4 शून्य से 4 शून्य कट गया। ठीक है, 4 शून्य, और 2 शून्य से 1 शून्य इसमें से 1 शून्य इसमें से कट गया, बचा कितना 10। ठीक है, तो 10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है। और आपको हम बता दे रहे हैं 1 लाख कहाँ से आया। 1 किलोमीटर, 1 मिनट बराबर, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर के। ओके, यहाँ से आया था 1 लाख भाई। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? निकालिए भाई, क्या अंतर है? माना अंश है भाई, अंश बराबर यक्स और हर बराबर 91 माइनस यक्स। ओके, इतना हो गया। अब प्रश्नानुसार देखिए भाई, प्रश्नानुसार देखते हैं। यहाँ पर प्रश्नानुसार हो जाएगा यक्स अपान 91 माइनस यक्स बराबर 5/8 के। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 8x इधर आ जाएगा, 8x हो जाएगा बराबर 5 इंटू 91 माइनस यक्स। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 8x बराबर 5 का गुणा होगा 91 में, पहले x में होगा तो 5x हो जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा पहले 5 में नहीं होगा भाई, पहले 91 में होगा। ठीक है, 5 का गुणा 91 में होगा तो आपका आ जाएगा 455। ठीक है, 91 गुणे 5 करके देख लीजिए, 455 माइनस 5x। ठीक है, 5x। अब क्या होगा, माइनस 5x जो है 8x की तरफ आ जाएगा, तो 8x माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 8x प्लस 5x बराबर 455। ठीक है, यही हुआ ना। अब 8 5 13 यहाँ पर लिखते हैं भाई आगे, तो x बराबर एक मिनट भाई, देखिए यहाँ पर 8 5 13। ठीक है, 13x बराबर 455 के। पूरा डिटेल से बताते हुए चलते हैं भाई। अब देखिए, अब x बराबर 455 अपान 13। ठीक है, 13 से 455 को काट दीजिए, आपका आ जाएगा 35। ठीक है, 35। अब देखिए, अब ये x बराबर 35 आया है। ठीक है, x बराबर 35, इसको याद रखिएगा, अभी काम आएगा। ठीक है, x बराबर 35 क्या है? अंश है भाई। ठीक है, x बराबर 35 अंश है, और हर तो आप लोग जानते हैं कितना था, 91 माइनस x। तो आगे देखते हैं। देखिए, अब अंश जो है, अंश बराबर यानी x बराबर 35 और हर है, हर बराबर कितना था? 91 माइनस x, यही था ना। अब 91 माइनस x के स्थान पर क्या हो जाएगा? x अंश कितना आया भाई? 35 आया, तो 91 माइनस 35। ठीक है, और 91 में से 35, एक मिनट भाई फिर से देखिए, अंश बराबर कितना है? अंश यानी x बराबर 35 है, और हर बराबर आप लोग जानते हैं, हर बराबर 91 माइनस x है। अब 91 x के स्थान पर कितना है भाई? 35 है। ठीक है, x बराबर कितना है? 35 माइनस यहाँ 35 हो जाएगा। अब 91 में से 35 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 56। अब हर तथा अंशों में अंतर पूछा था ना, हर तथा, यहाँ लिखते हैं हर तथा अंश।
हर तथा अंशों में अंतर, अंतर, ठीक है, हर तथा अंशों में अंतर कितना हो जाएगा, 56 माइनस 35, ठीक है, इतना आएगा ना। अरे हर कितना आया, 35 आया है, और नहीं सॉरी, अंश हर कितना आया, 56 आया है, और अंश कितना आया है, 35 आया है, तो इसका अंतर हो जाएगा और आ जाएगा 21, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सवाल लिखते हुए जाइए, ठीक है। संख्या n को दुगना करके उसमें y जोड़ा जाता है, ठीक है, संख्या n को दुगना करके यानी 2n करके उसमें y जोड़ा जाता है, प्लस y जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके, इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, ठीक है, फिर से इसमें वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। n को n/1 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए यही आपका सवाल है, क्वेश्चन है, ठीक है। अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम देखिए भाई, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे हम लोग करते गए, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। देखिए संख्या n को दोगुना 2n लिख सकते हैं करके उसमें y जोड़ दिया जाए, प्लस y जोड़ दिया गया। इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें वास्तविक संख्या n को घटाया जाए, तो देखिए यहाँ पर 2 से भाग किया गया है और वास्तविक संख्या n से जो माइनस n/1 किया गया है, मतलब घटाया गया है। अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं भाई, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार 2n प्लस y/2 माइनस n/1 इतना था। अब क्या करेंगे, देखिए 2n प्लस y, ठीक है, 2n प्लस y माइनस 2n/2। अब क्या होगा, 2n से 2n कट जाएगा, बचेगा कितना, y/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अरे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, काम फतेह, ठीक, y/2 यही आपका आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए किसी बहुलक के फलकों है भाई, ठीक है, किसी बहुलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8 है, इसके कितने किनारे हैं, बताइए भाई, इसके कितने किनारे हैं। आप लोग जानते हैं भाई, एक घन तथा घनाभ में 6 फलक और 8 शीर्ष तथा 12 किनारे होते हैं। इस प्रश्न से स्पष्ट है कि फलक 6 है और शीर्ष 8 हैं, तो किनारे की संख्या 12 होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसे न्यूमेरिकल के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला है v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2, ठीक, यही है v, v मतलब शीर्षों की संख्या, ठीक, v मतलब शीर्षों की संख्या 8 है, माइनस ई प्लस एफ मतलब फलकों की संख्या, फलकों की संख्या 6 है, बराबर 2। अब ई बराबर किनारों की संख्या पूछा है ना, तो ई मतलब किनारा, ई बराबर 8 प्लस 6 माइनस, एक मिनट भाई, माइनस 2 बराबर 8 6 14, ठीक, 14 माइनस 2 बराबर 12, यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2 के। ये फलकों की संख्या निकालने में आपका मदद करेगा, ठीक है। v बराबर क्या होता है भाई, v बराबर शीर्ष, ठीक, v को शीर्ष से इंडिकेट करते हैं, v मतलब शीर्ष, ओके। और e मतलब किनारा, ठीक है, किनारा, e मतलब किनारा। और f मतलब फलकों की संख्या, फलक, ठीक है, f मतलब फलक, समझ गए ना। v बराबर मतलब v का मतलब शीर्ष, और e का मतलब किनारा, और f का मतलब फलक, और 2 का मतलब जानते हैं आप लोग। तो यही आपका फार्मूला है, v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2, याद रखिएगा इसे। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1957 माइनस A9 बराबर है 18B8, ठीक, और 18B8 तक अंकों A और B का योग है, क्या है भाई, चलिए देखते हैं। देखिए 1957, ठीक है, 1957 माइनस A9, ये है ना। अब 9 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक मिनट भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 7 है, 9 नहीं, ठीक है। अब माइनस A9, अब घटाइए, ये जो है 7 में से जाएगा नहीं तो एक उधार ले लेगा इससे, ये हो जाएगा 17, ठीक है। 19 में से एक चला जाएगा तो 18 हो जाएगा वो, तो एक 19 में से एक 7 को दे दिया तो 7 जो है 17 हो गया, तो 17 में से 9 गया, कितना बचेगा भाई, 9 8 17, ठीक है। 8B और यहाँ पर 18, इतना हो गया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर 1957 माइनस 59, ठीक है। देखिए 19 है ना, 19 5 को 1 दे देगा 15 हो जाएगा, 15 1 7 को दे देगा तो 17 हो जाएगा, 9 8 17, तो यहाँ 8 हो जाएगा। और 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9 5 14, ठीक। और यहाँ पर 18 बचेगा ही, ठीक है, इतना हो गया। अब a बराबर 5, ठीक है, a बराबर 5 और b बराबर 9, a बराबर 5 और b बराबर 9 रखने पर देखिए a प्लस b बराबर 5 प्लस 9, ये होगा ना, तो 9 5 14, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। एक विधि से और लगा सकते हैं इसे, चलिए आगे देखते हैं भाई। दूसरा ट्रिक बताएंगे तो जो है वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए छोड़िए, जाने दीजिए। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, 42 घनों को जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है, एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में है, क्या है भाई, बताइए। देखते हैं, देखिए
माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः एल सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर और एच सेंटीमीटर है। ठीक, घनाभ के आधार का परिमाप, घनाभ के आधार का परिमाप, ठीक है, घनाभ के आधार का परिमाप बराबर 2l + b। ओके, अब 2l + b बराबर 18 के, आप लोग अभी क्वेश्चन में पढ़ें, ठीक है, 18 के। अब दोनों 18, l + b बराबर 9 के। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन का आयतन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन का आयतन बराबर, आयतन बराबर 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद 42 छोटे घनों का आयतन बराबर, 42 छोटे घनों का आयतन बराबर 42 × 1 सेंटीमीटर घन। ओके, अब माना घनों की लंबाई, माना घनों की लंबाई, एक मिनट भाई, माना घनों की लंबाई, माना घनों की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 42 के। तो लंबाई कितना है 7 गुणे चौड़ाई कितना है 2 गुणे ऊंचाई बराबर 42। 7 दूनी 14, ठीक है, तो 14 गुणे h बराबर 42 के। ठीक, यहाँ लिखते हैं भाई, तो h बराबर 42/14, 14 तियाँ 42, h बराबर 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिगर बनाते हैं पहले भाई। देखिए त्रिभुज PQR, ठीक है, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ 4 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, और देखिए QR बराबर 3 सेंटीमीटर। ओके, निम्न में से कौन सा सत्य है? चलिए भाई देखते हैं कौन सा सत्य है। देखिए भुजा PR बराबर, भुजा PR, फिगर को देखते जाइए, जो फिगर बना है स्लाइड पर उसको देखिए। भुजा PR के सामने का कोण Q है। ठीक है, भुजा PR के सामने का कोण Q है तथा PR सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, PR जो है ये PR सबसे बड़ी भुजा है। अब कोण Q सबसे बड़ा होगा, सही बात है, कोण Q सबसे बड़ा होगा। भुजा PQ के सामने का कोण R है, भुजा
पी क्यू के सामने का कोण आर है। अब कोण आर छोटा होगा, ठीक है। कोण क्यू इज ग्रेटर देन कोण आर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कोण क्यू इज ग्रेटर देन कोण आर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज एलएमएन में AB बराबर एलएम, AC बराबर एलएन और त्रिभुज B बराबर त्रिभुज M है, तब देखिए भाई पहले फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। देखिए यल है, इतना बड़ा कौन बनाता है भाई? यल है, एन है और यम है। और दूसरा देखिए, एक मिनट, दूसरा देखिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ए बी बराबर एल एम के, ठीक है। ए बी बराबर, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर एल एम के, सही है, दिया है। ए सी बराबर एल एन के, ये भी दिया भाई। और त्रिभुज नहीं भाई, कोण बी बराबर, देखिए कोण बी बराबर कोण एम के, ठीक है, ये भी दिया है। अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एल एम एन के, ठीक है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, त्रिभुज अवश्य ही सर्वांगसम है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है क्या भाई? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार बढ़िया से, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर कितना था? क्षेत्रफल बराबर 720 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी थी भाई? ऊंचाई 20 मीटर, ठीक है, ऊंचाई 20 मीटर। और पहली समांतर भुजा, बराबर क्वेश्चन मार्क, नहीं पता है। अब क्या होगा? पहली पता है भाई, पहली को क्यों भुला रहे हो? पहली पता है, पहली जो है 35 मीटर है, ठीक है, पहली 35 मीटर है। और दूसरी नहीं पता है भाई, दूसरी समांतर भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समलंब का क्षेत्रफल, देखिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला है समलंब का क्षेत्रफल, एक मिनट, समलंब ये माँ है भाई, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, देखिए
1/2 गुणे पहली समांतर भुजा, ठीक, पहली समांतर भुजा प्लस दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा इनटू ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। इतना हो गया। देखिए भाई समांतर भुजा नहीं लिखे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, पहली समांतर भुजा और दूसरी समांतर भुजा। ओके, अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल कितना था भाई, समलंब का क्षेत्रफल कितना था 720, ठीक है, 720 बराबर 1/2 पहली समांतर भुजा कितनी है 35 प्लस दूसरी पता करनी है भाई, दूसरी गुणे ऊंचाई कितना था 20 था ना, ऊंचाई 20 मीटर। अब क्या होगा, देखिए 2 1 का नम 2, 2 दहाम 20, ठीक। अब इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा नहीं होगा भाई, भाग होगा, काट देगा, 10 दहाम 10 सत्ते 70, 10 दूनी 20। ओके, तो 72 बराबर 35 प्लस दूसरी संख्या। समझ में आया ना भाई। देखिए ये जो 1/2 लिखा हुआ है, ये 1/2 लिखा हुआ है, इसमें से 2 से भाग दे देंगे 20 में, तो 2 दहामा 20 हो जाएगा। अब 10 का 720 में भाग दे देंगे तो आपका 72 आ जाएगा। 72 बराबर 35 प्लस दूसरी समांतर भुजा, ठीक, दूसरी समांतर भुजा। अब इसके आगे देखते हैं, देखिए दूसरी समांतर भुजा बराबर, दूसरी समांतर भुजा बराबर समलंब का क्षेत्रफल कितना आया था 72 माइनस पहली भुजा 35, ठीक। अब घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 37। यही है दूसरी भुजा, ठीक है, दूसरी समांतर भुजा यही है 37। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 37। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत में है, क्या होगा भाई। देखिए क्रय मूल्य बराबर 8 के और विक्रय मूल्य बराबर 10 के, ठीक, ये हमको पता है। क्रय मूल्य 8 है तो विक्रय मूल्य 10 है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8 के। अब 2 मोमबत्ती के बराबर लाभ होगा, ठीक, 2 मोमबत्ती के बराबर लाभ होगा तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 100 इंटू 8, ठीक, इतना हो गया। तो इसके आगे होगा 200/8, ठीक है, 8 से 200 में भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 25
25% लाभ। ठीक है, 25% लाभ है, ये आपका आंसर होगा भाई। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 25% लाभ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आंकड़ों 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 के माध्यिका और बहुलक का माध्य है। चलिए भाई माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बहुलक, वह पद जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। ठीक है, बहुलक कितना है इसमें, बहुलक बराबर 9 है, 9 नहीं सॉरी 8 है। ठीक, बहुलक बराबर 8 है। अब पदों की संख्या सम होने पर आंकड़ों की माध्यिका, जब पदों की संख्या सम हो तो आंकड़ों की माध्यिका होती है बीच के 2 अंक ले लिए जाएं। ठीक है, पहले तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे भाई। ठीक है, पहले लिखते हैं इसे, एक मिनट यहाँ लिखते हैं। देखिए 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10 हो गया। तो बहुलकों की संख्या कितनी है, बहुलक कितने हैं, मतलब कौन से अंक बार बार आए हैं, यानी बहुलक, बहुलक बराबर 8 के। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब जो है माध्यिका निकालनी है। तो संख्याएं जो हैं बराबर हैं, तो जब संख्याएं बराबर हों तो बीच के 2 अंक लेकर उसके बाद अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक है, अपॉन 2 करिए। देखिए माध्यिका निकालना है ना, तो 8 + 8 अपॉन 2 यानी 16 अपॉन 2 यानी 8। ठीक है, 8 आ गया माध्यिका। माध्यिका कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए आगे, अब माध्यिका आ गया तो अब माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होगा, बहुलक, बहुलक प्लस माध्यिका। ठीक है, बहुलक प्लस माध्यिका अपान 2। बहुलक कितना था 8 प्लस माध्यिका कितना आया था 8 अपॉन 2 यानी 16 अपॉन 2, 2 अट्ठे 16। आपका 8 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है, या फिर बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है, या फिर अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है, या फिर अपनी समय व्यतीत कर रही है क्योंकि छात्रों की मन स्मृति पढ़ने की नहीं है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे मैथ के 30 क्वेश्चन, और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ।
और अगर आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।